हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल ग्रुप ए वाला जो पेपर है सेकंड ग्रेड का जो री एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी द्वारा लिया गया उसका सॉल्यूशन करा था। आज उसी कड़ी में ग्रुप बी वाला जो पेपर है उसका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं और बहुत ही शानदार सॉल्यूशन करेंगे। जो भी आसपास के तथ्य एग्जाम में बनने वाले हैं पूरे विस्तृत व्याख्या के साथ अपन उसको आसानी से देखेंगे। तो पहला अपन राजस्थान जीके के जो सवाल स्टार्टिंग में आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर लास्ट में आपको 20 क्वेश्चन लगभग, है ना, 18 से 20 क्वेश्चन पीछे है तो उनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते सीधा ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपन आ जाता है पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत होगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपने जो मेरे पुराने वीडियो वो भी आप देख सकते हो, इससे भी आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिलवाड़ा का जो पशु मेला लगता है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगता है। किसकी स्मृति में लगता है भाई? मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगता है। ये आपको याद रखना है। समझ में आया आपको? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो तिलवाड़ा आपका बाड़मेर में पड़ता है। एक होता है आपका तलवाड़ा, वापस से बता रहा हूँ मैं, देखना। एक होता है आपका तलवाड़ा। ये तलवाड़ा जो है ना, ये कौन सा तलवाड़ा है? ये तलवाड़ा आपका जहाँ है कौन सा? बांसवाड़ा वाला, जहाँ पर त्रिपुर सुंदरी कहनी तुरताई माता का आपका मंदिर है। एक तलवाड़ा नाम से आपकी झील है जो कि कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में पड़ती है, जो कि राजस्थान की सबसे नीची झील है। समझ में आया? औसत ऊंचाई से भी सबसे नीचे झील है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं मल्लीनाथ के ऊपर। ठीक है, तलवाड़ा तिलवाड़ा में कन्फ्यूज़न होता है। वीडियो में यही सवाल पूछा गया था, कन्फ्यूज़ करके जो त्रिपुरी सुंदरी की माता उसके आगे तलवाड़ा लिख के फिर गलत करवा दिया बच्चों से एग्जामिनर ने। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना। अब बात कर लेते हैं मल्लीनाथ जी के अपन। देखो मल्लीनाथ जी के मैं जन्म की बात कर लूँ तो इनका जो जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1358 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? राव तीड़ा इनके पिता का नाम था। क्या था भाई? राव तीड़ा इनका पिता का नाम था। माता का नाम इनका जानीदे था। क्या था? माता का इनका जो नाम था जानीदे था, और पत्नी का जो नाम था इनका रूपादे था। क्या था भाई? रूपादे। ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मल्लीनाथ जी जो थे उनको चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता था। वो भविष्यवाणी भी करते थे, इन्हें चमत्कारी पुरुष भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विदेशी जो आक्रांताएं हैं ना उनसे जनसाधारण यानी जनता की रक्षा करने और जनता का मनोबल बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने निभाई थी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम में बनेंगे। मंडोर पर राठौड़ वंश के जो शासक राव चूड़ा इनके भतीजे थे। ठीक है, मंडोर पर जो शासक था राव चूड़ा जो थे वो इनके भतीजे थे। किनके? मल्लीनाथ जी के भतीजे। ठीक है, इसके अलावा मल्लीनाथ जी ने राव चूड़ा को मंडोर और नागौर विजय में उनकी सहायता भी करी थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सवाल बन सकता है कि कौन से लोक देवता ने राव चूड़ा को मंडोर और नागौर विजय में सहायता प्रदान की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ। इसके अलावा 1378 की बात है, यानी 1378 की बात है, इन्होंने मालवा के जो सूबादार थे निजामुद्दीन की सेना को भी परास्त किया था। ये सवाल बन सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो इनका मेला तिलवाड़ा में लगता है। इनका मंदिर भी जो है ना तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ। इनका मेला जो लगता है 15 दिन तक लगता है। आपको याद रखना, सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कब से कब लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक इनका मेला लगता है, जहाँ बड़ी संख्या में पशु जो होते हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है। इनके अलावा देखो इनकी पत्नी का जो मंदिर है वो भी मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। इनके पत्नी का जो मंदिर है रूपादे का मंदिर, वो तिलवाड़े से कुछ दूरी एक गांव है, छोटा सा गांव का नाम है मालाजाल मंदिर बना हुआ। ठीक है, ये जो मालाजाल मंदिर बना हुआ, ठीक है, मालाजाल गांव में जो मंदिर बना हुआ, सॉरी मालाजाल मंदिर नहीं, मालाजाल गांव में जो मंदिर बना हुआ वो इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर बना हुआ। इनके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछा भी गया, 1399 में कुंडा पंथ की जो शुरुआत करी थी वो मल्लीनाथ जी ने करी थी। कौन सा पंथ? कुंडा पंथ आपका।
कुंडा पंथ की जो शुरुआत करी थी किसने करी थी? मल्लीनाथ जी ने करी थी। इसके अलावा बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है ना, वो नाम जो पड़ा वो इनके ऊपर ही पड़ा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, इन्हीं के नाम पर बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ठीक है। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संत जाम्बूजी, संत जाम्बूजी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब संत जाम्बूजी के बारे में जान लेते हैं अपन। संत जाम्बूजी का जो जन्म स्थान वो नागौर के पीपासर में इनका जन्म हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था इनका? नागौर के पीपासर में इनका जन्म हुआ था, ये तथ्य आपको याद रखना। इसके अलावा जाम्बूजी का जो बचपन का नाम था ना वो धनराज था। वे क्या था? धनराज। जाम्बूजी का जो बचपन का नाम था धनराज था, ठीक है। इसके अलावा इनका जो जन्म हुआ था वो पवार राजपूत परिवार में हुआ था। कौन से? पवार राजपूत परिवार में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखो इनकी जो इनका स्वर्गवास यानी निधन की अपन बात कर ले तो जाम्बूजी की मृत्यु राजस्थान के बीकानेर जिले के लालासर में हुई थी, ठीक है। यानी लालासर बीकानेर में इनका निधन हुआ था, ये आपको याद रखना, ठीक है। लालासर बीकानेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे शेयर कर रहा हूँ, एग्जाम में बनने वाले जितने भी आसपास के तथ्य सारे एग्जाम में बनने वाले वो सारे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत करें। वाकई में मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन आप जुड़ के मेरे वीडियो देखना, रियल में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। अगर आप मेरे एक वीडियो को 3 बार देख लेते हो तो आपकी पूरी राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगी। आपको कोई गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इनके पिताजी की। इनके पिताजी का जो नाम था वो लोहट जी पवार था। भाई इनके पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी पवार था। इनकी माताजी की बात कर लूँ तो हंसाबाई इनकी माताजी का नाम था। ये सवाल भी एग्जाम में बना हुआ, ठीक है। इनके माता पिता का नाम पूछा था। लोहट जी पवार इनके पिताजी है, जबकि माताजी का नाम हंसाबाई है। इन्होंने उपदेश जो दिया था, इनके उपदेश को क्या कहते हैं? जम्बू जी ने जिस स्थान पर उपदेश देते थे उस स्थान को साथरी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ उपदेश देते उस स्थान को क्या कहा जाता है? साथरी। ये भी एग्जाम में बना हुआ सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। साथरी किसे कहा जाता है? जहाँ जम्बोजी अपने उपदेश देते उस स्थान को साथरी के नाम से जाना जाता है। जम्बोजी का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? तो मुकाम तालवा। कौन सा? मुकाम तालवा इनका मुख्य केंद्र है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा इनके अन्य केंद्र भी आपको मैं बता दूं तो जांगलू बीकानेर हो जाएगा, जाम्बा आपका जोधपुर हो जाएगा, रामडावास आपका जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट तथ्य की, तो आपको बताता हूँ। देखो जम्बोजी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, आपको याद रखना। एक वर्ष में जम्बोजी का मेला 2 बार लगता है। पहला मेला कब लगता है मैं आपको बता देता हूँ। आश्विन अमावस्या को, आश्विन की अमावस्या जो आती है उसको पहला मेला लगता है, जबकि फाल्गुन अमावस्या का इनको दूसरा मेला लगता है। पहला मेला इनका कब लगता है? पहला जो मेला लगता है इनका आश्विन अमावस्या को लगता है, दूसरा मेला इनका फाल्गुन अमावस्या को लगता है। यानी साल में यानी प्रति वर्ष इनके 2 मेले लगते हैं। क्लियर हो गया आपको? जम्बोजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जम्बोजी को वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि भगवान विष्णु का जो अवतार माना जाता है किसे माना जाता है? तो ये आपके जम्बोजी को माना जाता है। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की ओर बात कर लेता हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अकाल के दौरान जम्बोजी के कहने पर दिल्ली के जो सुल्तान थे ना सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भी भिजवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बता दूं जोधपुर के जो राजा थे ना जोधा और बीकानेर के राव बीका जोधा जी का बहुत सम्मान करते थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने समराथन नामक स्थान पर जम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे, ठीक है। जिसे जम्बोजी के अनुयायियों को इसलिए क्या कहा जाता? बिश्नोई कहा जाता। क्या कहा जाता? विश्नोई, क्योंकि 20 और प्लस 9 तो कितने होंगे? विश्नोई कहा जाता है, ये आपको याद रखना। बिश्नोई का जो पवित्र वृक्ष है वो खेजड़ी है, जबकि पवित्र पशु हिरण है। इनका क्या है? पवित्र पशु हिरण है। इनके 29 नियम है। 29 नियम तो मैं सारे नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रमुख जो नियम है वो आपको मैं बता देता हूँ, 4 से 5। सबसे पहले ये हरे पेड़ पौधों को नहीं काटते, ठीक है। दूसरा ये जीव हत्या भी नहीं करते। दूसरा नीले रंग के कपड़े नहीं पहनते कभी भी। और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया इन्होंने, विधवाओं की शादी करवाना चाहिए वापस। तो ये 4-5 नियम मैंने आपको बताए। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर की स्थापत्य कला की मारू गुज्जर शैली का है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है।
ये सवाल भी देखो, मैंने जो पिछले 2-3 सवाल बताए, ये सारे सवाल मेरे पढ़ाए हुए वीडियो में से आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो देख लो, मैंने सारी जानकारी दी है। ये जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, शायद एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। आप अच्छे से वीडियो देख के कमेंट करना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको उसका प्रूफ आपको दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर हो जाएगा समिदेश्वर मंदिर हो जाएगा। इससे पहले देखो, मैं आपको पहले भी मैंने बताया था आपको कि पहले मैंने आपको बताया था सार है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में गुप्तकालीन मंदिर की बात कर लूँ तो एक तो आपका हो गया भ्रमर माता का मंदिर, एक आपका हो गया मनोरथ स्वामी का मंदिर जो कि चित्तौड़ में पड़ता है, एक आपका हो गया चार चौमा का शिव मंदिर, एक आपका हो गया मुकुंदरा का शिव मंदिर। तो ये चार जो है आपके कौन से मंदिर हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे कौन से, गुप्तकालीन मंदिर। जबकि गुप्तोत्तरकालीन मंदिर पूछ लें तो आपके 2 मंदिर ऐसे हैं, 2 या 3 मंदिर ऐसे हैं जो कि गुप्तोत्तर कालीन मंदिर है। एक तो गुप्तकालीन मंदिर मैंने बता दी, एक गुप्तोत्तर कालीन मंदिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो जालरा पाटन का आपका शीतलेश्वर महादेव का मंदिर जो कि राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। कब का है, 689, आपको याद रखना। इसके अलावा कणसुआ कोटा का शिव मंदिर है जो कि 739 ईस्वी का है, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ जाता है, गुज्जर प्रतिहार कालीन यानी गुज्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर है उनके बारे में अपन जरूर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर होते हैं उसे महामारू शैली कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है, देखो सवाल आपका मारू गुज्जर शैली पूछा, जबकि गुज्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर होते हैं वो महामारू शैली में होते हैं। महामारू शैली, अगर महामारू शैली पूछे या गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर पूछे, एक ही बात है ना, अलग अलग नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहला मंदिर आपका ओसिया जोधपुर का सूर्य मंदिर, फिर ओसिया के अंदर ही आपका एक तो महावीर मंदिर पड़ता है, एक हरिहर मंदिर पड़ता है, 3 मंदिर ये हो गए। एक आपका चित्तौड़गढ़ का कालिका मंदिर, एक आभानेरी का मंदिर जो कि दौसा में पड़ता है, एक नागदा का सास बहू का मंदिर, अहुआ पाले का कामेश्वर मंदिर, और खेड़ बाड़मेर का रणछोड़ जी का मंदिर, और कैकीन का नीलकंठेश्वर मंदिर, और हर्षनाथ का मंदिर सीकर, और ब्राह्मण स्वामी का मंदिर सिरोई। तो ये जो 9 मंदिर मैंने आपको बताया ये गुज्जर प्रतिहार शैली के मंदिर हैं, ठीक है। और गुज्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम और सबसे भव्य जो मंदिर है वो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। कौन सा है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। क्लियर। अब अपन बात करेंगे मारू शैली जो कि आपको पूछा गया, मारू गुज्जर शैली। देखो मारू गुज्जर शैली को सोलंग का शैली कहा जाता है। क्या, कौन सी शैली, अगर आपको थोड़ा एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो पूछेगा कि राजस्थान में सोलंग की शैली के कौन से मंदिर हैं। अगर सोलंग की शैली पूछ ले आपको और मारू गुज्जर शैली पूछ लें तो आपका उत्तर एक ही होना चाहिए, अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर पूछ ले या महामारू शैली पूछ ले, एक ही बात है। या आपको मारू गुज्जर शैली या सोलंग की शैली पूछ ले, एक ही मंदिर है। देखो सबसे पहले आपका एग्जाम में पूछा कि समिदेश्वर मंदिर हो जाएगा, ठीक है। एक आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात वाला, ये इस शैली का पहला मंदिर था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा राजस्थान में दूसरा जो मंदिर हो जाएगा संचियाप माता का मंदिर ओसिया, चंद्रावती के मंदिर सिरोही, देलवाड़ा के जैन मंदिर, ठीक है। ये जो मंदिर मैंने आपको बताया ये आपको मारे गुज्जर यानी सोलंकी शैली के हैं। वापस से बता देता हूँ मैं आपको। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात इस शैली का पहला मंदिर था। इसके बाद समिदेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़, संचियाप माता मंदिर, ओसिया, चंद्रावती के मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये जो है आपके मारू गुज्जर यानी सोलंकी शैली के मंदिर है। इसके अलावा देखो राजस्थान में एक और शैली आपकी भूमिज शैली, इससे भी सवाल बना हुआ, ठीक है। कौन सी शैली, भूमिज शैली, इससे भी सवाल बना है तो इस शैली को भी अपन क्लियर कर लेते हैं। देखो भूमिज शैली के जो राजस्थान में सबसे प्राचीन जो मंदिर है ना वो मंदिर है सेवाड़ी जैन मंदिर जो कि पाली में पड़ता है। सेवाड़ी का जैन मंदिर जो कि पाली में पड़ता है, इसका निर्माण जो होता है 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसी शैली के अन्य मंदिर की मैं बात कर लेता हूँ तो महानालेश्वर मंदिर मैनाल, भिंड देवरा मंदिर बारा, सूर्य मंदिर जालरा पाटन, अद्भुतनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़, उड्डेश्वर मंदिर बिजोलिया। तो ये जो है आपके भूमिज शैली के मंदिर है। तो आज मैंने आपकी सारी शैलियाँ कंप्लीट कर दी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था गुप्तकालीन मंदिर, फिर उत्तरकालीन मंदिर, उसके बाद मैंने बताया था महामारू शैली, फिर बताया था मारू शैली, फिर मैंने आपको भूमिज शैली। तो ये सारे क्लियर हो गए। यहाँ से बार बार सवाल बनते, इसलिए मैं कहता हूँ कि इर्द गिर्द के जो तथ्य है ना वो आप रट लो, एग्जाम में वही आने वाले हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंध है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ स्कूल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो किशनगढ़ शैली की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किशनगढ़ शैली को मैं आपको बता देता हूँ, इस शैली पर जो वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ये एक सवाल बना हुआ एग्जाम कि कौन सी शैली पर वल्लभ संप्रदाय का सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव है, तो किशनगढ़ शैली पर। इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए हैं इसी शैली में। इसके अलावा सावंत सिंह की बात कर लूँ मैं, जो जिनका नाम नागरीदास भी है, इनके समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो सावंत सिंह और नागरीदास के काल को, ये एक ही है, सावंत सिंह और नागरीदास, है ना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, जैसे कि सवाल में आपको पूछा गया कि मोरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार ने रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया है। ये आपको याद रखना, मोरध्वज निहाल चंद ने रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र भी बनाया। इसके अलावा जिसे क्या कहा जाता है, जिसे बनी ठनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसाकार अमीर चंद नामक जो चित्रकार थे, उसने चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र बनाया। ये भी सवाल पूछा हुआ। इसके अलावा एरिक डिक्सन और फयाज अली किशनगढ़ शैली को, इस जो शैली थी इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो एक तो एरिक डिक्सन, एक फयाज अली को जाता है। इस शैली की विशेषता की मैं बात कर लेता हूँ, देखो वापस है। इस शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव भी आपको याद रखना। दूसरा, नारी सौंदर्य का चित्रण सबसे अधिक किया गया है इस शैली में, किशनगढ़ शैली में। सफ़ेद और गुलाबी रंग का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया वो किशनगढ़ शैली में किया गया। इसके अलावा हाशिए में हल्का गुलाबी रंग भरा जाता था, कौन सी शैली में, किशनगढ़ में। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो नारी के चित्रों में नाक पर बेसरी आभूषण दिखाया गया है। ये भी सवाल पूछा गया कि बेसरी आभूषण का संबंध कौन सी शैली से है, तो किशनगढ़ चित्र शैली से। ये बेसरी जो आभूषण आपका नाक में पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है भाई, नाक में पहना जाता है। इसके अलावा जो अब मैं बता देता हूँ आपको किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार। देखो सबसे पहला आपका हो जाएगा सीताराम, ठीक है, सीताराम के बाद अमीर चंद, फिर आपका तुलसीदास, फिर आपका छोटू राम, फिर आपका बदन सिंह, फिर सवाई राम, फिर नानक राम, फिर रामनाथ, फिर भंवरलाल, फिर जोशी, फिर लाडली दास, फिर धन्ना, फिर मोरध्वज निहाल चंद, ये एक ही है ना पूरा नाम इनका, सूरजमल और सूरध्वज और अमरू, ये सारे आपके किशनगढ़ के चित्र शैली के कलाकार है। वापस से मैं बता देता हूँ किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार है कौन कौन है। एक तो आपका सीताराम, अमीर चंद, तुलसीदास, छोटू, बदन सिंह, सवाई राम, नानक राम, रामनाथ, भंवरलाल, जोशी, लाडली दास, धन्ना, मोरध्वज निहाल चंद, सूरजमल, सूरध्वज और अमरू, ये प्रमुख चित्रकार है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, अंत होता है, तो कहाँ से अंत होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावणी तीज यानी हरियाली तीज को, ठीक है। हरियाली तीज और श्रावणी तीज एक ही होती है, इसे छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कब मनाई जाती है, तो ये आपको तारीख याद रखनी है, ये सवाल भी मेरे पढ़ाए हुए में से आया हुआ, ठीक है। ये कब मनाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी मनाई जाती है ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, आपको याद रखना, ठीक है। जबकि खत्म कब हो जाता है, तो गणगौर को, कब हो जाता है खत्म, गणगौर को ये खत्म हो जाता है, ठीक है। एक सेंटेंस है जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। राजस्थान में जो त्योहार स्टार्ट होते हैं तीज से और गणगौर पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। गणगौर आपकी कब मनाई जाती है, तो गणगौर जो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। जबकि शीतलाष्ट में आपकी जो मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं चतरा चौथ की बात कर लूँ आपकी, तो चतरा चौथ जो त्यौहार है ना, चतरा चौथ में क्या होता है, चतरा चौथ के दिन नवविवाहित जो युवक होते हैं ना उनको सिंझारा भेजा जाता है, जो यानी नई नई जिनकी शादी हुई होती है, उन जो बींद राजे होते हैं ना, नए नए बींद युवक, उनको सिंझारा भेजा जाता है, ठीक है। इसे चतरा चौथ के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पूर्व ये बच्चे जो त्यौहार मनाते हैं उसे चतरा चौथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अब तो क्लियर हो गया होगा आपका, बिल्कुल, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। इससे पहले चलो 2-4 मैं श्रावण के त्यौहार बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि श्रावण में आपकी श्रावणी तीज आती है। एक तो निड्री नवमी जो आता है ना, वो श्रावण कृष्ण नवमी को आता है। कब आता है, श्रावण पक्ष की कृष्ण नवमी को क्या आता है आपका, निड्री नवमी, यानी सांपों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण कृष्ण नवमी को नेवलों का पूजन किया जाता है। एक आपकी आती है कामिका एकादशी, ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या कब आती है, श्रावण कृष्ण एकादशी को आती है। इसमें क्या होता है, इसमें
इसमें भगवान विष्णु का व्रत रखा जाता है और पूजा भी की जाती है, और कामिका एकादशी को विष्णु का सबसे उत्तम व्रत भी माना जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या। ये त्योहार सावन की प्रकृति में आई बहार और खुशी में मनाया जाता है, और हरियाली अमावस्या पर वृक्ष पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है और फेरे लिए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा है। इसी दिन मांगल्यावास अजमेर के अंदर कल्प वृक्ष का मेला लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? मांगल्यावास अजमेर के अंदर कल्प वृक्ष का मेला लगता है। क्लियर हो गया आपका? इसके अलावा मैं छोटी तीज मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर हो गया? छोटी तीज में होता क्या वो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, छोटी तीज सबसे अधिक प्रसिद्ध है, और इसमें क्या होता है कि छोटी तीज मुख्यतः बालिकाओं और नव विवाहिता जो बालिका होती है उसके लिए ये त्योहार होता है। एक दिन पूर्व बालिका सिंजारा यानी श्रृंगार किया जाता है। छोटी तीज में पार्वती का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? छोटी तीज को पार्वती का। और छोटी तीज जो है जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जबकि कजली तीज आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक आपका नाग पंचमी होता है जो कि श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। ठीक है, और जोधपुर में इस दिन पंचमी का मेला भी लगता है, नाग पंचमी का। ठीक है, इसी दिन नाग देवता यानी सर्प की पूजा की जाती है, उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। ठीक है, और इस दिन अष्ट नागों की पूजा भी होती है। और इसके अलावा देखो श्रावण में आपका रक्षाबंधन भी आता है। ठीक है, राखी जो आती है आपकी, रक्षाबंधन जो आता है वो भी आपका कब आता है? तो रक्षाबंधन आपका आता है कब? श्रावण पूर्णिमा को आता है। कब आता है भाई? श्रावण पूर्णिमा को। ठीक है, तो ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है अपन। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो सिरोही राज्य का देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना, सिरोही राज्य का राजस्थान में 2 सोपान में विलय हुआ। कितने सोपानों में विलय हुआ था? 2 सोपान में विलय हुआ था। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में हुआ था ना। देखो पूरा सिरोही माउंट आबू को छोड़कर ये 6ठे चरण के अंदर इसका विलय कर दिया गया राजस्थान में, लेकिन जब माउंट आबू फिर वापस शामिल करके 7वें चरण में सिरोही का विलय हुआ। इसलिए कहते हैं सिरोही का जो गठन हुआ था राजस्थान में 2 सोपानों में हुआ था। ठीक है, तो मैं 6ठे चरण की बात कर लेता हूँ। 6ठा जो चरण हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें संयुक्त वृहत राजस्थान ने सिरोही को राजस्थान संघ में शामिल कर लिया गया था। मुख्यमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री थे, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय थे, राजधानी जयपुर को बनाया गया था। ठीक है, वो पुरानी चलती आ रही। 4थे चरण के बाद ये सहमित है। ठीक है, ये 6ठम चरण हो गया आपका। छठे चरण में केवल देखो सिरोही का एक तो माउंट आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर पूरे सिरोही को राजस्थान में मिला लिया था। इसके अलावा वर्तमान राजस्थान जो कि आखिरी जो चरण था 1 नवंबर 1956 का हुआ था। 1 नवंबर 1956 अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा राजस्थान में शामिल कर लिया गया, जबकि झालावाड़ का सरोज उपखंड मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इस समय मुख्यमंत्री थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह और राजधानी जयपुर थी। ठीक है, इस चरण की थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ आपके सामने, है ना। देखो 1956 में फजल अली के नेतृत्व में राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और फजल अली की सिफारिश पर ही भारत सरकार ने स्वीकार कर ली कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का बिल पास कर दिया गया, जो कि 1 नवंबर 1956 से लागू हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था और मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा वाला भाग और सिरोही का आबू तहसील वाला भाग राजस्थान में मिलाया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा झालावाड़ जिले का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला गया। इसी दिन राजस्थान ए श्रेणी के प्रांतों की सूची में शामिल हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो ठिकानों के बारे में देखो, निमराना का विलय अलवर के साथ हो गया था, कुशलगढ़ का विलय बांसवाड़ा के साथ हो गया था, लावा का विलय जो आपका वो जयपुर के साथ हो गया था। क्लियर हो गया? तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है अपन गाइस। और सिरोही के विलय में सिरोही के जो एकीकरण में सबसे ज्यादा जो योगदान था ना गोकुल भाई भट्ट का था। ठीक है, माउंट आबू को वापस लाने में जो योगदान था वो गोकुल भाई भट्ट का था। अब अपन बात करेंगे गवरी नृत्य के बारे में। ठीक है, गवरी नृत्य के संबंध किस जनजाति से ये आपको बताना। तो गवरी नृत्य का जो संबंध है वो भील जनजाति से। किससे है भाई? भील जनजाति से। सबसे पहले तो देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको याद रखने के लिए, छोटी सी ट्रिक थी अपनी। देखो वापस से मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। गवरी गेर ने दियो हार। क्या बोला मैंने? वापस से सुनना। गंवरी गेर ने दियो हार, गंवरी गेर ने दियो हार। गंवरी एक लोक ये जो भील जनजाति के नृत्य हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले गंवरी नृत्य हो गया, फिर आपका गेर नृत्य हो गया।
फिर ने से आपका नेजे नृत्य हो गया, दी से आपका द्विचक्री हो गया, ठीक है। यू से आपका युद्ध नृत्य हो गया, और हा से आपका कौन सा हो जाएगा, हा से आपका हार है, ठीक है। तो हाथी मणा, हा से आपका कौन सा हो जाएगा, हा से आपका हाथी मणा, रे से आपका रमणी नृत्य हो जाएगा। कौन सा नृत्य हो जाएगा, रमणी नृत्य आपका हो जाएगा। तो आपको याद हो जाएगा ये। वापस से बता देता हूँ, गंवरी से पूरा गंवरी नृत्य, गेर से आपका गेर नृत्य, ने से आपका नेजे नृत्य, दी से आपका कौन सा द्विचक्री नृत्य, यू से आपका युद्ध नृत्य, हा से आपका हाथी मणा, और रे से आपका रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य, रमणी नृत्य। ये भील जनजाति के प्रमुख नृत्य है। अब अपन बात करेंगे केवल जो सवाल में पूछा गया गंवरी नृत्य के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखो गंवरी नृत्य के बारे में बताता हूँ आपको, पूरा इसका व्याख्या के साथ पढ़ेंगे अपन। गंवरी या ये राई एक नृत्य नाटक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा ये राज्य का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में प्रमुख पात्र भगवान शिव होते हैं, और शिव की अर्धांगिनी गौरी पार्वती के नाम के कारण ही इस नृत्य का नाम जो पड़ा है गंवरी नृत्य पड़ा, ठीक है। गंवरी नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है, और नृत्यकार जो होता है वो त्रिशूल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जो मांदल और थाली की ताल पर नृत्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, देखो इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता दूं, कुटकुटिया इस नाट्य का सूत्रधार होता है। ये सवाल पूछा गया एग्जाम के अंदर। कुटकुटिया जो होता है इस नाट्य का सूत्रधार होता है। गंवरी लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा है। कौन सी कथा है भाई, शिव और भस्मासुर की कथा है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। गंवरी लोक नाट्य जो है, राखी के बाद इसका प्रदर्शन सवा माह लगभग 40 दिन तक चलता है ये गंवरी नाट्य, ठीक है। कितने दिन तक चलता है, 40 दिन तक। इस नाट्य में शिव भस्मासुर की प्रतीक राई बुढ़िया होती है। कौन होती है भाई, शिव और भस्मासुर का जो प्रतीक होती है वो राई बुढ़िया होती है। दोनों ही पार्वती की प्रतिमूर्ति यानी मोहनी और असली पार्वती दोनों रायका कुटकुटिया और पाठ भोपा द्वारा ये पांचों गंवरी के मुख्य पात्र होते हैं। अन्य पात्र खेल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खेल्य कहलाते हैं। इस नृत्य में नाट्य के जो विभिन्न कथानक होते हैं ना, वो सह कथानक क्रमबद्ध नहीं होते, परंतु गंवरी की घाई नृत्य द्वारा मूल कथानक से जुड़े हुए रहते हैं। गंवरी नृत्य भील पुरुषों के द्वारा एक तो आपका उदयपुर, एक आपका डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा में किया जाता है। इसके अलावा जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता रहता है। ये जामटिया भी आपका पूछा हुआ। जामटिया का जो पात्र जो भूमिका निभाता है वो व्यक्ति कविताएं बोलता रहता है, और खटखटिया उसको दोहराता रहता है। ये पात्र इसके प्रमुख कलाकार होते हैं। इस नाट्य की प्रमुख विशेषता ये है कि इसे भीलों के अलावा कोई नहीं खेल सकता। इसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष के द्वारा ही निभाई जाती है। गंवरी के दिनों में स्त्री गमन, मांस मंदिरा, हरी सब्जी और गंवरी पात्रा पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, ठीक है। वापस से बता दूं, यानी गंवरी के जब नृत्य के दिन चलते हैं तो स्त्री गमन, मांस मंदिरा, हरी सब्जी, ये सब बिल्कुल बैन रहता है इन पे। इसके अलावा गंवरी नाट्य का कला, संस्कृति, परंपरागत अभिनय तीनों समृद्ध लोक कलाएं, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो गौरी पार्वती यानी भीलों की प्रमुख आराध्य देवी भी है। गंवरी नाट्य कला में भीलों के जन्म मरण और पुनर्जन्म की आस्था का प्रतीक भी मानी जाती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो शिष्य है दीक्षित भानु भारती, इस नाट्य कला को भारतीय गायिका नामक नाम दिया है। सवाल देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बताया, वापस से बताता हूँ। नेशनल स्कूल ड्रामा ऑफ शिष्य के दीक्षित भानु भारती ने इस नाट्य कला को भारतीय गायकी नाम दिया है, ठीक है। किसको, गंवरी को। इसके अलावा गंवरी नृत्य वर्तमान में शिक्षा और विकास के कार्यक्रम से भी जोड़ दिया गया है। गंवरी का प्रमुख प्रसंग देवी और अमूढ़ वास्या की सवारी है। इसके अलावा गौरी के खेल खेत को बोने और काटने के बीच भी खेला जाता है, ठीक है। इस नृत्य के सर्वप्रथम राय बुढ़िया जो कि शिव को नृत्य स्थल पर लाया जाता है, शिव की त्रिशूल की जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8 से 9 कलाकार मुखौटा हाथ में तीर लिए हुए, मुखौटा पहने हुए, हाथ में तीर, धनुष, तलवार, बर्ची धारण कर ये नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य का पूरा मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी जो बोली जाती है आपके राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। तो अहिरवाटी के बारे में देखो कुछ जान लेते हैं। आभीर जाति के क्षेत्र में बोली होने के कारण इसका जो नाम है ना हीरवाटी भी है। देखो वापस से बता रहा हूँ मैं, हीरवाटी भी इसी कहते हैं, हीरवाटी भी कहते हैं, या इसे हीरवाल भी कहा जाता है। हीरवाटी भी कहा जाता है, हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसीलिए इसे राठी भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए राठी जो गाय की नस्ल है वो भी यही पाई जाती है आपके किधर,
हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, यानी जो हरियाणा के टच वाला जो एरिया ना, मेवात का अलवर, भरतपुर या राठी गाय भी पाई जाती है। और ये बोली जो मुख्यतः एक तो अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील और जयपुर के कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग और हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल और रोहतक जिले और दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। ठीक है, ये जो अहिरवाटी अपनी लैंग्वेज है, ये बांगरू यानी हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली है। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य और शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य की जो रचना है वो इसी बोली में की गई है। कौन सी बोली में? अहिरवाटी या फिर हीरवाटी या हीरवाल बोली में की गई है। अब अपन ये हो गया कंप्लीट। इससे पहले अपन राजस्थान जीके के सवाल कर लेते हैं, तो पीछे के जो सवाल हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, पहले राजस्थान जीके का देख लेते हैं अपन। ये रहा, मेवात और डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में शामिल है, ये आपको बताना है। तो अपना राजस्थान जीके का एक आध सवाल पीछे रह गया शायद, कौन सा था मैंने देखा था, खंगा पगड़ी संबंधित था, पगड़ी संबंधित है ना, तो वो भी देख ही लेते अपन। ये रहा, 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 ये रहा। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, क्या था ये आपको बताना कि खंगा क्या था एक प्रकार का। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 12वें का, जूता, आभूषण, वस्त्र, सिर का पहनावा यानी पगड़ी। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है भाई? सिर की पहनावा यानी पगड़ी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, ये सवाल भी मेरा करवाया हुआ है, मैंने सारी पगड़ियाँ एक दिन आपको बताई थी। इसके अलावा देख लेते हैं अपन राजस्थान की जो प्रमुख पगड़ियों के बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, देखो राजस्थान में पगड़ियों को क्या कहा जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता। एक तो साफा, क्या कहा जाता है? साफा। एक आपको कहा जाता है पाग, एक आपको कहा जाता है पेंचा, क्या कहा जाता है? पेंचा। एक आपका कहा जाता है फेटा, क्या कहा जाता है? फेटा। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लेके अपन साफ इसको कर लेते हैं। देखो, यानी युद्ध के समय जो पहनी जाती है वो केसरिया पगड़ी पहनी जाती है, जबकि होली के समय पहनी जाती है फूल पत्ती वाली पगड़ी, विवाह के समय मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती, शोक के पर्व के समय सफेद पगड़ी पहनी जाती, जबकि मांगलिक अवसरों के समय पीले रंग की पगड़ी पहनी जाती, और श्रावण मास के अंदर लहरिये की पगड़ी पहनी जाती, शुभ अवसर पर पंचरंगी पहनी जाती, दशहरे के समय मदील पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, और बंजारों द्वारा जो मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं, कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मोटी पट्टीदार। इसके अलावा राजा महाराजा द्वारा पहने जाने वाली जो पगड़ियाँ, देखो उदयशाही पगड़ी की बात कर लो तो उदय सिंह के समय पहने जाती थी। अमरशाही जो पगड़ी पहनी जाती वो अमर सिंह के समय पहनी जाती थी, और अरसी शाही जो पगड़ी पहनी जाती थी वो अरी सिंह के समय पहनी जाती थी। ठीक है, महाराणा अरी सिंह के काल के अंदर। भीम शाही जो पगड़ी पहनी जाती थी तो भीम सिंह के काल में। स्वरूप शाही जो पगड़ी पहनी जाती है वो स्वरूप सिंह के काल में पहनी जाती थी। इसके अलावा सामंतों के द्वारा जो पहने जाने वाले पगड़ी उनके बारे में भी देख लेते हैं। चुड़ावत शाही जो कि सलुम्बर और मेवाड़ के सामंत पहनते थे, जसवंत शाही जो कि देवगढ़ के सामंत पहनते थे, मंडप शाही उदयपुर के सामंत पहनते थे, मान शाही चित्तौड़गढ़ के सामंत पहनते थे, और हमीर शाही बनेड़ा भीलवाड़ा के जो सामंत होते थे वो हमीर शाही पगड़ी पहनते थे, और राठौड़ी पगड़ी जो कि बदनौर भीलवाड़ा के सामंत पहनते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताता हूँ, ऋतुओं के अनुसार भी पगड़ियां पहनी जाती है। देखो बसंत ऋतु में जो पगड़ी पहनी जाती है वो गुलाबी पगड़ी है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में फूल गुलाबी या बहरिया पगड़ी एक ही है, तो फूल गुलाबी पगड़ी पहनेंगे या बहरिया पगड़ी पहनेंगे ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा ऋतु में मलयगिरी पगड़ी पहनेंगे, शरद ऋतु के अंदर गुले अनार पगड़ी पहनेंगे, हेमंत ऋतु में मोलिया पगड़ी, हेमंत ऋतु में कौन सी हो जाएगी? मोलिया पगड़ी, जबकि शिशिर ऋतु में केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी? केसरिया पगड़ी पहनी जाती है, ये भी आपको याद रखना। जबकि मेवाड़ के महाराणा को जो पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता था ना वो छाबदार कहलाता था। क्या कहलाता था? मैं लिखता हूं, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ। छाबदार।
छापदार कौन कहलाता था? मेवाड़ के महाराणों की पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता था वो छापदार कहलाता था, ठीक है। और अकबर के काल में मेवाड़ में ईरानी पद्धति की जो पगड़ी पहनी जाती थी वो अटपट्टी पगड़ी थी। ये सवाल पूछा हुआ, अटपट्टी पगड़ी, कौन सी पगड़ी? अटपट्टी पगड़ी पहनी जाती थी। और जोधपुर में चूंदड़ी का साफा सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि जोधपुर की जो खिड़किया पाग है वो सर्वाधिक फेमस है, ठीक है। इसके अलावा रोबीला साफा ये भी आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राठौड़ी पेज, ये राजस्थान में राजपूतों द्वारा सर्वाधिक पसंद की जाने वाली आपकी पगड़ी है। अब अपन आगे चल जाते हैं अपने सीधा ही कौन से क्वेश्चन पे, अपने 80 ये आ गया आपका। मेवात एवं डांग क्षेत्र में निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, ये आपको बताना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये राजस्थान का आपका मैप हो गया। राजस्थान की आकृति पतंगाकार, ये किसने बताया था? TH हेडले ने बताया था। जबकि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ये वैगनर महोदय ने बताया था, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले BWHW की बात कर रहा हूँ मैं। BWHW जो पाया जाता है जैसलमेर, आपका बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में आपका आ जाता है BWHW, या औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होता है। इस जलवायु का जो प्रतिनिधित्व जिला वो बीकानेर है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपकी कौन सी, BSHW यानी अर्ध शुष्क और स्टेपी प्रकार की जलवायु, ये आपकी पाई जाती है अर्ध शुष्क रेतीले मरुस्थल के अंदर, ठीक है। जिसमें आपका बाड़मेर, जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो बरसात होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, और प्रतिनिधित्व जो जिला करता है नागौर करता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपके कौन से AW प्रकार यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। देखो ये नीचे का पार्ट डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा सा उदयपुर भी शामिल है, सिरोही का आपका माउंट आबू शामिल है, इधर आपका झालावाड़ हो गया आपका, और कोटा हो गया, थोड़ा सा 12 शामिल हो गया। तो ये आपके AW प्रकार की जलवायु में आते हैं। इसके अलावा जैसे कि सवाल में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, मेवात और डांग क्षेत्र निम्नलिखित में कोपेन के किस जलवायु में आते हैं? तो ये CWG में आते हैं। कौन से में आते हैं? CWG में। CWG में कौन कौन से जिला आते हैं मैं आपको बता देता हूँ भाई, बाकी जितना भी बच गया। CWG हो गया आपका अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर और अलवर, ये सारे CWG प्रकार की जलवायु में शामिल है। इसका जो प्रतिनिधित्व करता है कौन सा जिला करता है? तो टोंक करता है। या औसत जो बरसात होती है ये 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उपाद्र और मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी? पश्चिम बनास। माही नदी अब खंबात की खाड़ी में जाती है, साबरमती भी खंबात की खाड़ी में जाती है, मोरैन तो इसकी सहायक नदी थी, भी खंबात की खाड़ी में जाएगी। कच्छ की खाड़ी में जाने वाली जो नदी आपकी पश्चिम बनास है। पश्चिम बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता और शीतलता के लिए विख्यात माउंट आबू शहर जो है ना इसी नदी के तट पे बना हुआ, पश्चिम बनास की नदी के तट पे। इसके अलावा गुजरात राज्य का जो दीसा शहर है, दीसा, ये भी अब इसी नदी के तट पे बना हुआ है। कौन सी नदी के तट पे? पश्चिम बनास की नदी के तट के ऊपर बना हुआ है। और पश्चिम बनास की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? सीपू नदी है। कौन सी नदी है? सीपू नदी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वन विभाग 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32,864.62 किलोमीटर, ठीक है। 32,864.62 किलोमीटर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया, ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया प्रशासनिक रिपोर्ट से जब भी आते हैं तो आपके आरक्षित वन, एक रक्षित वन, एक अवर्गीकृत वन के बारे में मैं आपको बताता ही रहता हूँ, तो उसमें मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखो मैं विस्तृत व्याख्या के साथ आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं ना, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी कि भौगोलिक क्षेत्र कितना राज्य का टोटल तो आपको पता होना चाहिए 9.60%, ठीक है। इसमें आरक्षित वन जो आते हैं राजस्थान के कितने आरक्षित वन आते हैं 37.05, याद रखना। आरक्षित वन कितने? प्रशासनिक
प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा। सबसे पहला आरक्षित है। आरक्षित वन कितने प्रतिशत में फैला हुआ, तो 37.05% में। सर्वाधिक आरक्षित वन आपको कहाँ मिलेंगे, उदयपुर में मिलेंगे, ठीक है। और इन वनों में जो पूर्ण स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है, ठीक है। और यह किसी भी वन संपदा का आप दोहन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है दूसरी कैटेगरी में आपका आता है रक्षित वन या सुरक्षित वन कह दो आप, ठीक है। इन वनों की देखभाल सरकार के द्वारा की जाती है। वनों का दोहन के लिए सरकार कुछ नियम यानी कुछ छूट दे देती है। सरकार जब कहती है जब आप वनों के अंदर जा सकते हो, सरकार ने मना कर दिया तो आप नहीं जा सकते। इसका जो प्रतिशत है वो 56.43% यानी 56.43% पे फैले हुए आपके और सुरक्षित और रक्षित वन, ठीक है। और सर्वाधिक जो रक्षित और सुरक्षित वन आपके पाए जाते हैं वो 12 जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, 12 जिले में आपके पाए जाते हैं। जबकि मैं अवर्गीकृत वन की बात कर लूँ तो अवर्गीकृत वन जो है ये जिनमें पेड़ों को काटने और मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इन वनों पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं, 6.5 पहले थे 6.46 भी सही था इसका, ठीक है। अब बढ़कर कितने हो गए, 6.52 हो गए, ठीक है। तो 6.5 के दो आप, 6.52 ये आपका जो कि अवर्गीकृत वन है। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको 6.46 भी बताया था, ठीक है, वो भी आपका सही है। और 6.52 ये भी आपका सही है, यानी लगभग मैं कहूँ तो 6.5 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं। तो राजस्थान में जो अलसी उत्पादक प्रमुख जिले आपका ऑप्शन नंबर 4 कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अलसी जो है आपकी रबी की फसल है, ठीक है। और अलसी का अधिकतम उत्पादन राजस्थान तक ही सीमित है और इसका उत्पादन हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर अलसी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो बालू का स्तूप के बारे में मैंने आपको शानदार वर्गीकरण बताया था। आप मेरे पिछले वाले वीडियो अगर आप देखोगे तो बालू का स्तूप एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत शानदार तरीके से बताया था मैंने। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। थोड़े चूरू झुंझुनू में और थोड़े से आपको सीकर में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, चूरू झुंझुनू में मिलेंगे। इसके अलावा अवरोधी बालू का स्तूप आपको पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जयपुर के विराटनगर में भी मिलते हैं और घोनेर में भी आपको मिलते हैं, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा जो कथन है कि जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला, ये गलत है। थोड़ा सा एरिया जो जोधपुर का है वो बालू का स्तूप से मुक्त है, जैसे आपके फलोदी हो गया वो बिल्कुल थोड़ा सा है, जो कि चट्टानी एरिया है तो बालू का स्तूप से मुक्त है, लेकिन पूरा जोधपुर बालू का स्तूप से मुक्त नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन ए और बी, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालू का स्तूप के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिससे कि अवरोधी बालू का स्तूप आपके कहाँ पाए जाते हैं। देखो अजमेर की बात कर लूँ ना मैं, तो देखो पहले बता देता हूँ अवरोधी बालू का स्तूप होता क्या। देखो एक झाड़ी होती है, ठीक है, ये जैसे ये झाड़ी है तो हवा से जो मिट्टी आती है वो ऐसी जमती चली जाती है, इस झाड़ी को बिल्कुल मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, इसे कहते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। अजमेर जिले में बात कर लूँ तो पुष्कर आपका बूढ़ा पुष्कर और ब्यावर के अंदर ये अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जबकि मैं बात कर लेता हूँ जयपुर के अंदर तो विराटनगर और गोनेर के अंदर अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जबकि नेटवर्क बालू का स्तूप की बात कर लो तो इसमें क्या होता है कि विशाल क्षेत्र में एक लंबी दूरी तक बालू का स्तूपों का जमाव होता है, जिसे नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। और ये शेखावटी क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, देखो सब्र काफिज जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या होते हैं, तो सब्र काफिज जो कि मरुस्थलीय में छोटी छोटी झाड़ियां और घास के समूह के निकट जो बालू का स्तूप बनते हैं सब्र काफिज कहा जाता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र का हब माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में तो ज्यादातर अपना आंसर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो इसी का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा पे प्लास्टिक हब का केंद्र कौन सा हो जाएगा आपका जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलवी कंदराई यानी बौद्ध कंदराई और चांदखेड़ी जैन धर्म धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल झालावाड़ के अंदर एक तो कोलवी की गुफाएं होगी, एक हथियादे गुफा होगी, एक विनायका होगी। तो ये गुफाएं जो है ना ये बौद्ध गुफाएं जो कि कहाँ पड़ती है, झालावाड़ में पड़ती है। इसके अलावा चांदखेड़ी जो जैन धार्मिक स्थल है खानपुर में पड़ता है, झालावाड़ के खानपुर नामक स्थान पर पड़ती है। इसके अलावा हाड़ौती के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे चांदखेड़ी या चांदबाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चांदखेड़ी या चांदबाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 517 मीटर ऊंची
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो सबसे कम जो अंकित किया गया इसमें देखते हैं अपन, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। जैसलमेर का कितना है? तो 17। ठीक है, बीकानेर की मैं बात कर लेता हूँ तो बीकानेर का कितना हो जाएगा? 78। और बाड़मेर की मैं बात कर लूँ तो 92। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखो इसमें चूरू भी आया हुआ, तो चूरू का मैं बता देता हूँ। चूरू का कितना होता है? 147। चूरू का कितना भी? 147। ये आपको याद रखना। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपका आंसर हो गया। राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व था प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर, प्रति वर्ग किलोमीटर जो 2001 के अनुसार था वो 165 था, जबकि 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, यानी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, कितना बढ़ा था ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कितना यूनिट बढ़ा आपको याद रखना, 35 यूनिट बढ़ गया है। कितना बढ़ गया भाई? 35 यूनिट आपका बढ़ गया। और देश में जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहला आपका आता है जयपुर। जयपुर का कितना हो जाएगा आपका? 595। फिर आपका आएगा भरतपुर। भरतपुर का कितना हो जाएगा? 503। फिर आपका आएगा दौसा। दौसा का कितना हो जाएगा? 476। फिर आपका आएगा अलवर। अलवर का कितना हो जाएगा? 438। क्लियर, ये 4 जिले हो गए। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले तो मैंने बता ही दिए, वापस से बता देता हूँ मैं। आपका जैसलमेर 17। ठीक है, बीकानेर 78, जैसलमेर बाड़मेर जो आपका 92। बाड़मेर कितना हो जाएगा? 92। चूरू की मैं बात कर लूँ तो 147। ये 4 सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भेड़, भेड़ की जो नस्ल है ये नाली नस्ल है। ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ गंगानगर में पाई जाती है। गोवंश, गोवंश कौन सी है? तो गोवंश आपकी हो जाएगी सांचोरी। ठीक है, जो कि जालोर के सांचोर के आसपास के इलाके में पाई जाती है। भैंस आपकी कौन सी हो जाएगी? सूरती भैंस। ठीक है, इसके अलावा बकरी जो है आपकी बर्बरी, ऑप्शन नंबर बर्बरी हो जाएगी। तो ये आपका सुमेलित हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप आंसर देख लेना इसका कौन सा सही है, मैंने आपको मैच कर दिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। किसे माना जाता है भाई? गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता की मैं बात कर लूँ तो ये कांतली नदी के किनारे मिली थी। कौन सा स्थान था? तो नीम का थाना सीकर में मिली। कहाँ मिली भाई? नीम का थाना सीकर में। इसकी खोज किसने करी थी? वी.एन. मिश्र ने। किसने? वी.एन. मिश्र ने करी थी सर्वप्रथम 1977 में। फिर इसके बाद करी थी आर.सी. अग्रवाल ने, उन्होंने भी 1977 में करी थी। यानी गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन जो संबंध है वो किससे? एक तो वी.एन. मिश्र, एक आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, और गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। जबकि देखो ताम्रवती नगरी आ जाता है तो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। जबकि केवल ताम्र नगरी आ जाता है आपका तो झुंझुनू का जो खेतड़ी है उसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। वापस से मैं आपका क्लियर कर देता हूं, एक बार सुनना। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इसके अलावा खेतड़ी झुंझुनू को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अब देखो यह गणेश्वर सभ्यता से क्या क्या मिले। ठीक है, एक तो गणेश्वर सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, और नदी के दोनों तरफ पत्थर के बांध, जो कि विश्व का सबसे पहला जो अवशेष मिला वो आपको कहाँ से मिला? वो आपको गणेश्वर सभ्यता से मिला। नदी की तलहटी में हिरण, केकड़ा, बारहसिंगे मछली का आपको अवशेष भी मिले। इसके अलावा ये कच्चा और पक्का मांस और खाते थे। इसके अलावा कच्चे चूल्हे यहाँ पे मिलते थे आपको। तांबा गलाने के वाले उपकरण और औजार बनाने के कारखाने भी के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा कौन कौन से हथियार मिले? या तो कुल्हाड़ी मिली, चाकू मिला, तीर, तरसुल, मछली पकड़ने के कांटे के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा ताम्र से बनी सौंदर्य प्रशासन सामग्री जैसे कांच, कंगा, सुमेर, दानी भी आपसे प्राप्त हुआ है। ताम्र के बने हुए भोज्य पात्र भी यहाँ से मिले। ठीक है, कटोरा वगैरह गिलास यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा इस सभ्यता का जो प्रमुख स्रोत था ना वो पशुपालन था भाई। कौन सा? पशुपालन पे ये डिपेंड थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन भी अपना सभ्यता से संबंधित है। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो
तो ये गिलुंड और ये भगवानपुरा जो है ये किसका, ये आहड़ का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिलुंड सभ्यता की मैं बात कर लूँ तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद में पड़ती है आपकी। ठीक है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है जो कि बनास नदी के तट पे मिली थी। या एक टीला है मोडिया मगरी नामक टीले का जो संबंध है वो गिलुंड सभ्यता से है। सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, मोडिया मगरी टीले का संबंध है कौन सी सभ्यता से, गिलुंड सभ्यता। इसका गिलुंड सभ्यता का जो उत्खनन किया था बीबी लाल ने किया था। किसने किया था, बीबी लाल ने। ठीक है, यह पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता और बाद में सभ्यताओं के अवशेष भी मिले आपको। ठीक है, इसके बाद की जो सभ्यता उनके अवशेष भी मिले और यहाँ पर आहड़ सभ्यता का प्रसार मिला। इसी समय यहाँ मर्दबांड, मिट्टी के पशुओं की आकृति और चित्र मिले। गिलुंड के मर्दबांड जो कि ज्यामितीय चित्रांकन के अलावा प्राकृतिक चित्रांकन भी यहाँ किया गया है। गिलुंड सभ्यता में लाल और काले मृदबांड आपको प्राप्त हुए। कौन से, लाल और काले मृदबांड आपको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भगवानपुरा जो सभ्यता है ये भी आपका आहड़ का विस्तार है। भगवानपुरा जो सभ्यता आपकी पड़ती है कहाँ पड़ती है, तो आपकी उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। इसके अलावा देखो मैं आपको आज कुछ दो नए सभ्यता के बारे में परिचय करवाता हूँ आपका। एक तो आपने नाम सुना होगा लाछूरा, नहीं सुना होगा शायद। ठीक है, फर्स्ट बार ही सुना होगा आपने सर ये लाछूरा। अगर फर्स्ट बार सुना है और जो मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना सर हमने पहली बार सुना है। ठीक है, ये लाछूरा जो सभ्यता पड़ती है ना आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। ठीक है, भीलवाड़ा की जो आसीन तहसील है वहाँ पड़ती है। ठीक है, इसका जो उत्खनन किया था 1998 से 99 में बी.आर. मीणा के निर्देशन में किया गया। किसके निर्देशन में, मीणा के निर्देशन में किया गया। ठीक है, और ये 700 से 2000 ईसा पूर्व की सभ्यता का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ। मानव और पशुओं की मरण मूर्तियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, मिट्टी की मोहर और ब्राह्मी लिपि के 4 अक्षर अंकित मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से शुंगकालीन के तीखे किनारे वाले प्याले भी यहाँ से प्राप्त हुए लाछूरा सभ्यता से। लाछूरा सभ्यता के बारे में आपको क्या याद रखना, वापस से बता दे तो कहाँ मिली है, भीलवाड़ा की आसींद तहसील में। ठीक है, उत्खनन किसने करवाया था, बी.आर. मीणा ने। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। एक आपकी जो सभ्यता देखो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, जूना खेड़ा। इसका नाम सुना आपने, जूना खेड़ा। ये जूना खेड़ा जो सभ्यता आपकी पाली से मिली। कहाँ से मिली, भी पाली से मिली। और इसकी जो खोज करी थी ना वो गेरिक ने करी थी। किसने करी थी, गेरिक ने। वापस से बता रहा हूं मैं, लिख के बता रहा हूं, आपके समझ में नहीं आ रहा तो गेरिक। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी, गेरिक ने करी थी। या उत्खनन से मिट्टी के बर्तन पर साल बंजिका का अंकन मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साल बंजिका का अंकन जो है मिट्टी के बर्तनों पे मिला। कौन सी सभ्यता से, जूना खेड़ा सभ्यता। जूना खेड़ा सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई, पाली से। ठीक है, इसके अलावा यह काले ओपदार कटोरे और छोटे आकार के दीपक भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पुरातत्वविद नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से कुछ पुरास्थल के उत्खनन से संबंध रहे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध, सॉरी गाइस, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको। इसका जो संबंध है ना आपका वो बैराट से है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। बैराट सभ्यता का जो उत्खनन किया था किसने किया था, तो बैराट सभ्यता का जो उत्खनन किया था वो किया था दयाराम साहनी ने 1936 से 37 के मध्य। 1936 से 37 के मध्य। ठीक है, इसके अलावा बैराट सभ्यता से आपको बौद्धकालीन जो मठ भी मिले और बौद्धकालीन एक मंदिर भी मिला और ये आपको अशोक के शिलालेख भी मिले। ये 3 डूंगरी का उत्खनन हुआ, तो बीजक की डूंगरी, एक महादेव की डूंगरी और एक आपकी कौन सी डूंगरी थी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, एक भीम डूंगरी। तो ये 3 डूंगरियों का उत्खनन किया गया है। ठीक है, और देखो कालीबंगा सभ्यता का आया, तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जो हुआ था ना तो कब का माना जाता है, तो 1350 ईस्वी से 1750 का इसका ईसा पूर्व का इसका काल माना जाता है। इसका उत्खनन किसने किया था, तो बीबी लाल और बी.के. थापर ने किया था, जबकि इसकी खोज अमनानंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़िया होता है। ठीक है, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया, जबकि कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। देश के 2 बड़े पुरातत्व, सबसे पहले राखीगढ़ी हरियाणा, फिर धोलावीरा गुजरात आता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। कालीबंगा से कपाल छेदन की क्रिया के प्रमाण भी मिले, कलेश समाधान के अवशेष भी आपको मिले। इसके अलावा बेलनाकार तंदूरा भी आपको मिला। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ, कालीबंगा जो कि पाकिस्तान के कोट तीजी नामक स्थान से प्राप्त पुरातत्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते जुलते हैं। ये सवाल आपका एग्जाम में RSSB बोर्ड द्वारा पूछा गया था।
इसके अलावा कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हुई। कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। और यहाँ से प्राप्त जुते हुए खेत में एक तो चना और सरसों बोया जाता था। क्या बोया जाता था? एक तो चना और एक सरसों बोया जाता था। और ये जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले जो कि समकोण दिशा में है कालीबंगा से, ठीक है। और या गेहूं और जौ एक साथ बोए जाते थे, गेहूं और जौ। देखो वापस से बता रहा हूँ, गेहूं जौ सरसों चना, ये जो कालीबंगा से संबंधित, सीधा एग्जामिनर पूछेगा कि कालीबंगा सभ्यता का फसल का संबंध कालीबंगा से नहीं है, तो वो ऑप्शन में दे देगा आपको, एक तो गेहूं, एक जौ दे देगा, एक चना दे देगा, एक सरसों दे देगा, 5वां ऑप्शन राय दे देगा। तो राय का संबंध आपका नहीं होगा, 5वां ऑप्शन वैसे होता नहीं है। नेक्स्ट, तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। घटियाला शिलालेख का मंडोर शाखा के प्रतिहार शासक से है, संबंध किससे है? तो ये आपको बताना। तो घटियाला शिलालेख का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर 1 कक्कुक से। किससे है भाई? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कक्कुक से इसका संबंध है, ठीक है। घटियाला शिलालेख जो कि 861 ईस्वी का, ठीक है, 861 ईस्वी का जोधपुर के मंडोर में मिला था, ठीक है। इसके अलावा घटियाला शिलालेख प्रतिहार शासक कक्कुक का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा घटियाला शिलालेख के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों का जो आदि पुरुष है वो हरीश चंद्र ब्राह्मण था, और गुज्जर प्रतिहारों ने मंडोर में अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, अजयराज, ठीक है। अजयराज जो कि पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था, ठीक है। 1113 ईस्वी में अजमेरू यानी अजमेर नगर बसाया था, यह आपको याद रखना। इसी नगर को अपनी राजधानी भी बनाया और तारागुड दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा इसने दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य शास्त्रार्थ अध्यक्षता भी की थी। इसके अलावा अजयराज ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें कुछ सिक्कों में इनकी जो रानी है सोमलवती का नाम भी मिलता है आपको। सोमवती कह दो या सोमलवती कह दो, ठीक है, ये नाम आपको मिलता है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजयराज के शासनकाल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल भी कहा जाता है, ठीक है। वापस से बताता हूँ, चौहान साम्राज्य का निर्माण काल किनके काल को कहा जाता है? अजयराज के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी में निम्नलिखित राजपूत राज्यों के विजय का सही कालानुक्रम होगा। तो इसका जो सही कालानुक्रम होगा, देखो सबसे पहले जो विजय की थी वो रणथंबोर 1301। कब? 1301। चित्तौड़ विजय 1303, ठीक है। इसके बाद सिवाना 1308 और जालौर विजय 1311। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2-1, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सेकंड ग्रेड का जो कैंडिडेट है जिसने एग्जाम दिया था वो मेरा वीडियो देख रहे, तो इस क्वेश्चन को आप डिलीट करवा सकते हो, ठीक है। इसका जो उत्तर माना है ना, बोर्ड ने इसका उत्तर क्या माना पता? 2 नंबर इसका उत्तर माना, चेक कर लेना फाइनल आंसर की में। जबकि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका, सॉरी गाइस, सॉरी 3 भी नहीं है, वो सिवाना पीछे आ रहा, पीछे 3 नंबर आना चाहिए। 2 नंबर जिसका उत्तर माना, देखो ये गलत हो गया, डिलीट होगा। इसमें 3 नंबर भी आपका सही नहीं होगा। देखो वापस से मैं बताता हूँ इसका, ठीक है। सबसे पहला आपका आएगा 2 नंबर, फिर आएगा आपका 1 नंबर, ठीक है, फिर आपका आएगा 4 नंबर, फिर आएगा आपका 3 नंबर। अब ये क्रम किस में देख लो, अब 2-1 2-1 4-3, देखो तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। ये श्रेणी, ये क्रम कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, ठीक है, पक्का डिलीट होगा। आपत्ति जरूर लगाना आप जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे के आए, ठीक है। 2-1-4-3 ये क्रम कहाँ मिल रहा है आपको? देखो कहीं नहीं मिल रहा है, या 2-1 है लेकिन फिर 3 आ गया सीधा ही आपका, ठीक है। सबसे पहले तो सिवाना का 1308 में सिवाना हुआ था ना आपका, फिर जालोर तो आपका लेट हुआ था, ठीक है। जालोर विजय तो आपकी 1311 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने की पूरी संभावना, एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ऑथेंटिक किताब के सोर्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। जिसे आपत्ति लगाना वो कमेंट जरूर करना मेरे को। मैं जो है राजस्थान में जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उससे मैं आपको सोर्स उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। हुकुमचंद जैन की भी पढ़ी है, नारायण लाल की भी पढ़ी है। इसके अलावा भी आपको चाहिए तो और मेरे पास ऑथेंटिक बुकें पढ़ी है तो मैं आपको सोर्स उपलब्ध करवा दूंगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है, ये आपको बताना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक तो आपका कोटा और जयपुर, ये दो ही है बस ऐसे 75%। एक तो आपका कोटा हो जाएगा, कोटा की कितनी है तो 76.6 हो जाएगी, जबकि जयपुर की कितनी है 75.5 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 ही ऐसे जिले जिनकी साक्षरता दर जो है 75% से अधिक है, ठीक है।
इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थान की जो ऑल ओवर साक्षरता दर है ना वो कितनी है, तो राजस्थान की जो ऑल ओवर साक्षरता दर है वो है 66.1। कितनी है भाई, 66.1 है, ठीक है, याद रखना। शहरी साक्षरता की बात कर लो तो 79.7 है, जबकि ग्रामीण साक्षरता की बात कर लो तो मैं 61.4 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा आता है, कोटा। कोटा की कितनी है, तो 76.6 है, ठीक है। और जयपुर की कितनी हो जाएगी, 75.5 हो जाएगी। जयपुर की आपकी कितनी हो जाएगी, 75.5, ठीक है, क्लियर। इसके बाद झुंझुनू की कितनी हो जाएगी, 74.1 हो जाएगी। झुंझुनू की कितनी हो जाएगी, 74.1। सीकर की कितनी होगी, 71.9। कितनी हो जाएगी, 71.9 हो जाएगी, ठीक है। ये तो 4 जिले हो गए सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाले, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले 4 जिलों की अपन बात करते हैं। सबसे पहला आपका जालोर। जालोर की कितनी हो जाएगी, 54.9, ये जालोर की। सिरोही की 55.3, ठीक है। प्रतापगढ़ की 56%, बांसवाड़ा की 56.3%, ये आपको याद रखना है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जो ऐसा कि आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यही सवाल हूबहू आपका पटवार एग्जाम 2015 वाली जो वैकेंसी थी ना उसमें भी पूछा गया था कि बाद में जनता पूछेगी कि तात्या टोपे को आपने फांसी कैसे दी थी। अंग्रेजों का विरोध किया था किसने, कैप्टन CL सावर्स। कैप्टन CL सावर्स जो कि उस समय पीए थे मेवाड़ के, ठीक है। कहाँ के पीए थे, मेवाड़ के पीए थे। इसके अलावा जयपुर के पीए कौन थे, तो जयपुर के आपके पीए ईडन थे। कोटा के पीए आपके बर्टन थे। मारवाड़ के आपके जो थे मॉक मोशन थे। मारवाड़ के कौन थे, मॉक मोशन। भरतपुर के आपके मॉरिसन और निक्सन भी मिलता आपको। और JD होले जो कि आपके सिरोही के पीए थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते गाइस। शानदार क्वेश्चन था ये। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बलिदान के लिए भेज दिया था। तो ये कथन किसका था, तो ये कथन जो था आपका रास बिहारी बोस का था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में देश की अध्यक्षता में की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। संस्थापक कौन थे, मेवाड़ प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष जो थे ना भूरेलाल बया। उपाध्यक्ष कौन थे, भूरालाल बया। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। कब हुई भी, 24 अप्रैल 1938 की हुई। जबकि इसका पहला अधिवेशन की बात कर ले तो 1941 में हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था, तो मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता जो था वो यासीन खां था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा इनका नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद हादी ने भी किया था, डॉक्टर मोहम्मद अली ने भी किया था। ये भी आपको याद, तीनों ने इनका नेतृत्व किया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। और 1933 में अलवर के महाराजा ने सभी मांगों को मान लिया गया और फिर ये समाप्त हो गया था। 1932 में स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना, 1932 में, ठीक है। और 33 में ये समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सलहदी तंवर, ठीक है, सलहदी तंवर ने, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था, देखो सलहदी तंवर पहले तो आपके राणा सांगा के साथ थे, लेकिन जब जैसे उन्हें लगा कि भी मेवाड़ के महाराणा हार रहे, पराजित हो रहे, तो वो बाबर की सेना में जा मिला। सबसे पहले ही खबर किसने दी थी, जब राणा सांगा जब घायल हो गए थे मूर्छित अवस्था में, ये खबर जो बाबर को ले जाकर दी थी तो सलहदी तंवर ने ही ये खबर दी थी। फिर बाबर खुश हो गया था, तो सलहदी तंवर ने आखिरी मौके के ऊपर अपना पक्ष बदल लिया था, ठीक है, फिर बाबर के साथ जा मिला। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी साथियों। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं और सॉल्यूशन आपको करवा देता। अगर किसी साथी को सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पर इस पेपर के आंसर की भी डाल रखी है सॉल्यूशन के साथ, तो आप देख सकते हो।